हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 4 मार्च 2025 को हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस कवर करेंगे। क्लियर है? इससे पहले वाले जो एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, स्पेशल प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप जाकर चेकआउट कर दीजिएगा। और गाइस, ये जो वीडियो है इसमें हम 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस एग्जाम के जो कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और इस वीडियो में पूरे क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, जो कि हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में आपको कवर करवाने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? और गाइज, यहाँ से आप हमें बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने जो पहले लिंक डाली है उस पर क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं कि आपकी एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में है, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ, है ना। तो यहाँ पर ये लिंक है, इस पर क्लिक करके 2 मिनट भी लगेंगे आपको और हमें डायरेक्टली आप बता सकते हैं आपका एग्जाम कब है और किस शिफ्ट में है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर के हमारे पहले प्रश्न से। गाइज, आज का जो पहला प्रश्न बना है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने साल 1848 में कहां पर महिला शिक्षा के लिए देश का पहला विद्यालय जो है ये खोला था, बालिका विद्यालय। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बना होगा आपका कि ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने जो है शिक्षा पर जो बेस्ड संस्थान है ये कहाँ पर खोला था या कब खोला था? तो इन्होंने पुणे में खोला था, है ना। ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने साल 1848 में पुणे में महिला शिक्षा के लिए देश का पहला बालिका विद्यालय खोला था। सावित्रीबाई फूले इस विद्यालय की पहली शिक्षिका बनी थी, आपको याद रखना है। और सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले के योगदान की अगर अपन बात करें, सावित्रीबाई फूले जो है ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने लड़कियों और समाज के बहिष्कृत हिस्सों के लोगों को शिक्षा में देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। और सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले हैं। उन्होंने कामकाजी समुदाय की महिलाओं और बच्चों के लिए एक नाइट स्कूल खोला है। और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में गरीब छात्रों के लिए 52 मुफ्त छात्रावास स्थापित किए हैं। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन चलाया था और उन्होंने अपने बेटे यशवंत राव के साथ मिलकर प्लेग के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल खोला था। सावित्रीबाई फूले, है ना, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी, जो आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी बनेगा। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने की थी, सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर 24 सितंबर 1873 को पुणे में। और ये इन्होंने विद्यालय खोला था, ये भी पुणे में खोला था। इन्होंने कब खोला था? 1848 में, दोनों ने। याद रखना है आपको, जो कि पहला बालिका विद्यालय था। और इसका मकसद क्या था? सत्य शोधक समाज का ये एक सामाजिक सुधार समाज था। इसका मकसद था समाज में सामाजिक बदलाव लाया जाए और वंचित समूहों को शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिलाए जाएं। सत्य शोधक समाज की स्थापना के बारे में आपको पता होना चाहिए। समाज में महिलाओं, शूद्रों और दलितों के उत्थान के लिए काम किया था। इस समाज ने सामाजिक मानदंडों के तौर पर जातिवाद और अस्पृश्यता का विरोध किया। और इस समाज ने किफायती विवाह, अंतरजातीय विवाह, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह, है ना, और बाल विवाह को खत्म करने की वकालत की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो पहले आपको 79 रुपीज़ में दी जा रही थी, पर आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, इसलिए इसकी प्राइस सिर्फ 49 रुपीज़ हमने कर दी है। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए है। जो भी आपकी एग्जाम में टॉपिक, जितने जितने टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे टॉपिक इसमें ऑलरेडी अपडेट हमने करके रखी है। जाकर आप डेमो देख लीजिएगा, चेकआउट कर सकते हैं, पूरा डला है, ओपन है पूरा का पूरा। तो आप जाकर एक एक चीज़ें वहाँ से बड़े आसानी से देख सकते हैं, है ना। डेमो भी ले लीजिएगा, जिससे आपको कंटेंट का भी आइडिया लग जाएगा, कितना एडवांस कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। सिर्फ 49 रुपये की 49 रुपीज़ की प्राइस पर आपको 700 से 800 के समथिंग कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जो आपको सभी फॉर्मेट में मिल जाएगा। टेस्ट, पीडीएफ, नोट्स, ई बुक वगैरह सब कुछ आपको दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी। तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करेगा। इतनी कम प्राइस में कहीं भी आपको इतना बढ़िया और शानदार कंटेंट नहीं मिलेगा, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड है पूरा का पूरा। जो एग्जाम में पैटर्न बन रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग है सारा का सारा कंटेंट, है ना। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब नेक्स्ट इनकी। तो देखिए, ये आरपीएफ कांस्टेबल की ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी की है। ये आरआरबी ग्रुप डी की जो नई एग्जाम आपकी है, अभी फॉर्म फिल आउट हुए हैं, तो उसके लिए 2025 के लिए ये लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। ये आपकी सीजीएल के लिए स्पेशल है 2025 की, ये सीएचएसएल की है और ये एमटीएस के लिए अवेलेबल है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी। तो अगर अभी तक अपना इनरोल नहीं किया तो बेस्ट आपके लिए रहेगी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। यहाँ से 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका जो स्कोर है काफ़ी हद तक
तक इंप्रूव यहाँ से हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए, अगर आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहेगी, एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो इनके द्वारा जो स्थापित किया गया था आर्य समाज, ये 1875 में किया गया था। अप्रैल 1875 में दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और ये आदर्श वाक्य कृणवंतो विश्वम आर्यम है ना, ये दुनिया को महान बनाए के साथ ये बनाया गया था। सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का उद्देश्य वैदिक ज्ञान के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाकर समाज में सुधार करना था। आर्य समाज एक एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर मूल्यों को बढ़ावा देता है। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ 12 फरवरी 1824 को। भारत के एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता, वैदिक धर्म में के सुधार आंदोलन आर्य समाज के संस्थापक ये थे दयानंद सरस्वती। 1876 में भारतीयों के लिए भारत के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे ये, जिसकी मांग बाद में लोकमान्य तिलक ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया बांगर से, बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी अगर ऑप्शन में दे रखा था तो ये भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बांगर जो है जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। बांगर मिट्टी रेतीली मिट्टी जो दोमड़ मिट्टी होती है ये होती है। तो बांगर जो मिट्टी है रेतीली दोमड़ मिट्टी होती है और ये बाढ़ से कम प्रभावित होती है। बांगर मिट्टी कम उपजाऊ भी आपको देखने को मिलती है। बांगर मिट्टी की विशेषता देखें तो बांगर मिट्टी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होती है, इसके अलावा नदी से दूर होती है ये, और बांगर मिट्टी जो है बजरी की उपस्थिति के कारण कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रेगिस्तान में कौन सी मिट्टी जो है ये बेसिकली पाई जाती है? तो रेतीली, लवणी, क्षारी और चाकली, चूनेदार जो मिट्टी होती है ये चाकली बोला जाता है उसको। तो रेतीली, लवणी, क्षारी, चाकली ये मिट्टी जो है यहाँ पर रेगिस्तान में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं आपको क्या ऑप्शन में मिला हो, एक नाम है इसको, जो रेगिस्तान की जो मिट्टी है इसको शुष्क मृदा या फिर मरु मृदा भी कहा जाता है। तो अब ऑप्शंस के आधार पर आपको डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शंस आपको मिले थे, उस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी रेगिस्तान में रेतीली, लवणी, क्षारी, चकली मिट्टी पाई जाती है। रेगिस्तान की जो मिट्टी है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो शुष्क मृदा या मरु मृदा इसको कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। रेगिस्तान की मिट्टी की खासियत की बात करें, रेगिस्तानी मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा कम होती है। रेगिस्तानी मिट्टी में फास्फेट का जो स्तर होता है ये ज़्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पर कम होती है। रेगिस्तान की मिट्टी में नमी और ह्यूमस की भी बेसिकली कमी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है शुष्क भूमि और कम पानी में सबसे उपयुक्त फसल कौन सी होती है? तो बाजरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाजरा जो है इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, तो बाजरा सूखा और कम पानी में उगने के लिए सबसे उपयुक्त फसल होती है। गेहूं और गन्ना की अगर अपन बात करें तो पानी की आवश्यकता ये ज़्यादा रखते हैं, इसलिए ये सूखा और कम पानी वाले क्षेत्रों में कम उपयुक्त होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर बाजरा करेक्ट आंसर रहेगा। बाजरा की अगर अपन बात करें एक सूखा प्रतिरोधी फसल है जो कम पानी में भी अच्छे से उग सकता है। ये खासकर उन क्षेत्रों में ये उगाया जाता है बाजरा जहाँ बारिश कम होती है और जलवायु यहाँ का गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आज़ादी से पहले भारत में कौन सा उद्योग सबसे बड़ा था? तो सूती कपड़ा उद्योग करेक्ट आंसर रहेगा। सूती वस्त्र और जूट उद्योग, है ना। तो सूती वस्त्र उद्योग जो था ये सबसे बड़ा था भारत में उस टाइम पर। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें भारत की स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र में सूती वस्त्र और जूट उद्योगों का प्रभुत्व था उस टाइम पर। तो सूती कपड़ा जो उद्योग था उस समय भारत का सबसे बड़ा उद्योग था जो देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता था। जूट उद्योग भी जो था औद्योगिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी था, खासकर भारत के पूर्वी हिस्सों में ये जूट उद्योग था। स्वतंत्रता के समय चीनी और तेल जैसे अन्य जो उद्योग है सूती वस्त्र और जूट जितने प्रमुख नहीं थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है कृषि पर निर्भर थी? तो करीबन 75% जो जनसंख्या थी भारत की ये कृषि पर निर्भर थी स्वतंत्रता के समय। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जनसंख्या है अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाई जिसमें अधिकांश ग्रामीण आबादी खेती या संबंधित कृषि गतिविधियों में लगी हुई थी। भारत में अधिकांश कृषि पद्धतियों को निर्वाह खेती की विशेषता थी जहां किसान मुख्य रूप से अपने परिवारों और स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेसिकली फसलें उगाते थे, तो उसको निर्वाह खेती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति संजय खन्ना, इनसे अभी 2-3 दिन से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप देख के जाइएगा अच्छे से। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इनका नाम है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अभी हाल ही में ये कुछ टाइम पहले ही न्यायमूर्ति बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के CJI ये बनाए गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी वर्तमान में। तो इनका क्रम पूछा है कि कौन से नंबर के, और कल भी आपसे बना था कि ये जो भारत के 51वें नंबर के CJI है ये कौन बने हैं, है ना। इस तरह से कल आपका क्वेश्चन बना था और आज इनका क्रम पूछ लिया है, यानी कि क्वेश्चंस तो वही है, घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। जिन्होंने
ऑलरेडी एनालिसिस कवर किया है हमारा पूरा डिटेल्ड वाला, 100% सही करके आए होंगे। 51वें करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJI न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है, और न्यायमूर्ति संजीव जो खन्ना है 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका कार्यकाल छोटा होगा क्योंकि ये जो है 13 मई 2025 को 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक पहुंचने पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये इनकी जो आयु है 65 वर्ष कब हो जाएगी, 13 मई 2025 को। और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 65 वर्ष की जो आयु है इस तक की सेवानिवृत्त एज है ये, यानी कि 65 वर्ष की आयु में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं जो भी चीफ जस्टिस होते हैं वो। तो इस हिसाब से ये 13 मई 2025 तक सेवानिवृत्त आयु तक ये पहुँचते ही ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया, देखिए कोई पुस्तक थी 1857 करके था लास्ट में, और पहले एग्जैक्ट नाम उनको याद नहीं रहा है, पर लिखी गई कोई पुस्तक 1857 पर कोई पुस्तक लिखी गई थी, इसके लेखक आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर कुछ पुस्तकें दे रहे हैं हम, जैसे कि रेबेलियन 1857, ये PC जोशी की है। 10 सिपाही म्यूटिनी 1857, ये HP चट्टोपाध्याय की है। 1857 नाम से ही एक है, ये SS सेन की है। और हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर, ये भी 1857 से रिलेटेड ही है, ये जॉन काई की है ना। तो ये पुस्तकें हैं जो कि 1857 से रिलेटेड हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने 1857 में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में भारतीय विद्रोह के नाम से एक लेख प्रकाशित किया था। बाद में द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 पुस्तक लिखी इन्होंने। तो इनका नाम कार्ल मार्क्स है, याद रखिएगा, हो सकता है ये दिया हो। और वीडी सावरकर जो है इन्होंने 1909 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रकाशित किया था। तो ये सारी चीजें हमने बता दी है। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत लागू हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम था 1935 वाला, इसके तहत ये लागू हुई थी। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू हुई थी। इस अधिनियम ने प्रांतों में स्वायत्तता शासन की शुरुआत की थी, और इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया था, और इस अधिनियम ने प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। इस अधिनियम ने प्रांतों में वैध शासन की शुरुआत की थी। तो इस अधिनियम ने प्रांतों को एक अलग कानूनी पहचान दी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? तो ये अशोक हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। बिंदुसार के पुत्र अशोक जो है ये मौर्य साम्राज्य के तीसरे महान सम्राट थे। तो अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था, जिसने 261 ईसा पूर्व से कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, आपको बताइए, क्योंकि इससे उन्हें युद्ध और हिंसा की निरंतरता का एहसास हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। भद्रथ की अगर अपन बात करें, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। फिर शुंग वंश की स्थापना इसने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2024 में SLR आपसे पूछा है। हर दिन आपका ये बैंक RBI से रिलेटेड जो आपके CRR से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। रेपो रेट से कल क्वेश्चन बना था, आज आपका SLR से बन चुका है। हमने कल ही बता दिया था कि बैंक रेट जितने भी तरह के हैं, SLR हो गया, CRR हो गया, है ना, बैंक रेट हो गया, इसके अलावा रेपो रेट हो गया, तो ये सभी जो है स्पेशली याद रख के रखिएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, है ना। तो अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। 2024 के अनुसार आपसे पूछा है SLR कितना है, तो 18% है ये। साल 2024 में भी भारत का वैधानिक तरलता अनुपात इसको बोला जाता है SLR, ये होता है 18% था, और ये दर जो है दिसंबर 2021 में स्थिर है। 2021 से ये स्थिर है ये दर। इसका मतलब है कि बैंकों को हर 100 रुपये की जमा राशि पर कम से कम 18 रुपये तरल संपत्ति बनाए रखनी होती है। SLR, है ना, वैधानिक तरलता अनुपात इसको कहते हैं। तो ऐसा SLR क्या होता है? वहाँ न्यूनतम अनुपात होता है जिसे बैंक अपनी कुल देनदारियों का एक हिस्सा सरकार द्वारा स्वीकृत संपत्तियों जैसे सरकारी बॉन्ड्स में रखना होता है, और ये बैंकों को वित्तीय स्थिति स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही सरकार को भी पूंजी जुटाने में सहायता इससे मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बंधन बैंक महिलाओं के लिए जीवन बीमा योजना, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम प्रदान करता है, जिसमें मृत्यु लाभ मिलता है। तो महिलाओं की लाभ, यहाँ पर महिलाओं की बात की जा रही है, तो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है तो बैंक द्वारा उसकी नॉमिनीज जो होती है उसको कितनी राशि का भुगतान किया जा सकता है? तो 2 लाख रुपए तक का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बंधन बैंक महिलाओं के लिए एक जीवन बीमा योजना प्रदान करता है जिसमें मृत्यु लाभ मिलता है, और इस योजना के तहत यदि कोई महिला इस बीमा योजना में शामिल होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो बैंक द्वारा उसकी नॉमिनीज को 2 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। गाइस, ये हमारी TCS के लेटेस्ट पैटर्न की बेस्ट ई बुक है ना।
ये स्पेशल एसएससी और रेलवेज की जो एग्जाम है उनको देखकर प्रिपेयर किया है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट टाइम है आपके लिए इनरोल करने का, क्योंकि लेटेस्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस में 1500 से भी अधिक यहाँ से आपको क्वेश्चन कवर कर सकते हैं आप लेटेस्ट पैटर्न के। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट टाइम है आपका परचेस करने का, क्योंकि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, है ना। डेमो दे रखा है हमने, एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट करिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में क्या है? तो राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करेगा, यह कहता है आर्टिकल 38। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के मुताबिक राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करेगा। इसके लिए राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, साथ ही आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1991 की नई आर्थिक नीति से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। इसके तहत आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत हुई थी। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत हुई थी। इस नीति के जरिए भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी बढ़ाई और गरीबी को कम करने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन पुडुचेरी से संबंधित है? 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको दे रखे थे, अरविंद घोष और आपको चंद्रशेखर आजाद, इस तरह से भगत सिंह, इस तरह से ऑप्शंस आपको दे रखे थे। अरविंद घोष उसमें आपको ऑप्शन दे रखा था, करेक्ट आंसर यही रहेगा, बाकी और सभी अलग अलग स्टेट से रिलेटेड है। पुडुचेरी से संबंधित पूछा था, अरविंद घोष हो जाएंगे। हालांकि इनका जो जन्म हुआ ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने पुडुचेरी, जो पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, इसमें अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से का समय बिताया है। तो पुडुचेरी में रहते हुए उन्होंने अपनी आत्मज्ञान की साधना की और भारतीय दर्शन तथा योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजों और शिक्षाओं का योगदान दिया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका अरविंद घोष ही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो है भारत की पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी सोवियत संघ की पंचवर्षीय जो योजना है इनके मॉडल पर आधारित थी। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो ये सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल पर आधारित थी भारत की पंचवर्षीय योजना। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन बने कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस तरह से आपको बताना है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल पर आधारित थी। सोवियत संघ, जिसको अब रूस कहा जाता है, तो सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन ने साल 1928 में शुरू की थी और भारत में कब हुई थी? 1951 में, है ना। तो भारत ने आज़ादी के बाद साल 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामाजिक प्रभाव में बनी थी। अगला जो क्वेश्चन बना है ये पूछा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने किया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। चंद्रशेखर आजाद ने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था, यानी कि HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया था इन्होंने, है ना। सोशलिस्ट और इसमें इन्होंने एड ऑन किया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर अपन बात करें तो स्थापना हुई थी 1924 में अक्टूबर को, कानपुर में इसकी स्थापना इन्होंने की थी अक्टूबर 1924 को। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल को संगठित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के साथ औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नाम दिया गया था और इसके स्थान पर भारत के संयुक्त राज्य के संघीय गणराज्य की स्थापना की गई, जिसका मूल सिद्धांत वयस्क मताधिकार होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करेक्ट आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और वहीं केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है इसमें मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है। मुख्यमंत्री आमतौर पर मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है, करीबन आपको बता रहे थे कि अधिनियम जो है एक्ट से रिलेटेड करीबन 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अच्छे से आपको एक्ट देख लेना है। गाइस संशोधन एक्ट आपको अच्छे से देख कर जाना है, इसके अलावा अनुच्छेद वगैरह भी अच्छे से देख कर जाना है और ये मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, पॉलिटिक्स से कुल मिलाकर अच्छे से ये वाले टॉपिक आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2030 में आने वाली अरुंधति रॉय की पहली आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का जो थीम था ये क्या था? इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो आधिकारिक रूप से ये घोषित नहीं हुआ है ना। 2030 में आने वाली अरुंधति रॉय की पहली आत्मकथा की जो थीम है अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये जो रिपोर्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है WIPO इसके द्वारा
प्रकाशित की जाती है। वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट इसको कहा जाता है, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स रिपोर्ट है ये, है ना। तो नवाचार सूचकांक रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। और ये जो है ये देशों, केंद्रीय देशों को उनकी नवाचार क्षमताओं, प्रौद्योगिकी को अपनाने और तकनीकी प्रगति के माध्यम से सामाजिक आर्थिक प्रभाव पैदा करने की क्षमता के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है ये आपको इस तरह से बना है, गुड्स डेवलप गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस, यानी गाँव में अच्छी बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए क्वेश्चन था आपका। तो विश्वसनीय जल आपूर्ति, उचित स्वच्छता सुविधाएं, सुलभ सड़कें, गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और अच्छी तरह से सुसज्जित स्कूल, बिजली ग्रिड, सिंचाई प्रणाली, सामुदायिक स्थान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा गांवों में अच्छे बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा नए राज्य के निर्माण से क्वेश्चन बना है, स्टेट फॉर्मेशन से क्वेश्चन आपका बना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये नए राज्यों के निर्माण का जो है जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 3 करेक्ट आंसर रहेगा। या किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण किया जाता है? अनुच्छेद 3। ये अनुच्छेद भारतीय संसद के किसी भी राज्य के से भूभाग को अलग करने या दो से अधिक राज्यों के हिस्सों को एक करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है, आर्टिकल 3। तो भारत में नए राज्यों के गठन से जुड़े प्रावधान जो है संविधान के भाग 2, 3, 4 में आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन जो बना है ये बता रहे थे कि ओम और विचित्र करके इस बारे में था क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा क्या था, हमें एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अरब सागर के साथ तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक जो है अरब सागर के साथ स्थित है, क्लियर है। दक्षिण पश्चिम भारत का राज्य है ये। कर्नाटक के कई शहर और समुद्र तट अरब सागर जो है इसके किनारे हैं। तो प्रमुख देशों के नाम जो अरब सागर के पास में स्थित है, क्योंकि पूछा जा सकता है, भारत हो जाएगा, वेस्टर्न कोस्ट, पाकिस्तान, ओमान, यमन और संयुक्त अरब अमीरात, ये अरब सागर के पास में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा खमीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? द साइंटिफिक नेम ऑफ इट, तो ये आपका हो जाएगा सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया, याद रखिएगा। खमीर का वैज्ञानिक नाम जो है सेक्रोमाइसिस हो जाएगा सेरोविसिया, और इसे जो है ब्रूअर ईस्ट या फिर बेकर ईस्ट भी कहा जाता है। यह जो है एकल कोशिका वाला एक सूक्ष्म जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी योजना है? तो मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके अलावा इंदिरा आवास योजना, पूर्ण स्वच्छता अभियान, ये सारी जो योजना है आदि आपको दे रखा है। इसके अलावा और भी हैं कई सारी, तो ये योजना है, इनमें से आई थिंक बना होगा, नहीं बना है तो आप बता दीजिएगा क्या क्या ऑप्शन मिले थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये बना है थार मरुस्थल में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये मरु मृदा पाई जाती है। थार जो मरुस्थल है यहाँ पर मुख्य रूप से मरु मृदा पाई जाती है और ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में बनती है। थार मरुस्थल में वातोड़ पवन द्वारा एकत्रित रेत पाई जाती है और ये रेत जो है पिछले 1.8 मिलियन वर्षों से जमा हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से जुड़े प्रावधान किस अधिनियम के तहत आते हैं? तो ये संघ राज्य क्षेत्र शासन जो अधिनियम है 1963 वाला, इसके तहत ही आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से जुड़े प्रावधान जो संविधान के संशोधन और संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के तहत ये आते हैं। संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भाग सी और भाग डी के राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जोड़ दिया गया था। संविधान 129वां संशोधन बिल 2024, इसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के लिए एक चुनाव है ना, एक साथ एक जो चुनाव है ये कराने का प्रावधान किया गया। गाइस ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है और भी जो आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर आपको मिल जाएगी, पहले 79 में थी, इसकी कम प्राइस हमने कर दी आप सभी लोगों के लिए। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट डील है आप लोगों के लिए, जरूर से इनरोल करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी। ये हमारी आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह की भी अवेलेबल है, तो इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया विनोबा भावे से, क्वेश्चन था विनोबा भावे भूदान आंदोलन, इस तरह से क्वेश्चन मिला था हमें। तो भूदान आंदोलन जो है कब और किसने शुरू किया था, या फिर विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, इस तरह का क्वेश्चन बना होगा। आचार्य विनोबा भावे ने किया था भूदान आंदोलन को शुरू, कब किया था? 1951 में। तो आचार्य विनोबा भावे ने साल 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ये एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसका मकसद था जमींदारों से जमीन लेना और उसे गरीबों और भूमिहीनों को बांटना था। इस आंदोलन को भूमि दान आंदोलन या फिर भूमि उपहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और इसको भूदान यानी कि भूमि दान है ना, यह आंदोलन इसीलिए इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान की 10वीं अनुसूची से बना है। 10वीं जो अनुसूची है इससे लगातार 2-3 दिन के आपके लगातार क्वेश्चन बन रहे, कल भी बने थे, आज भी बना है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान करती है ये 10वीं अनुसूची। हाल ही में विधेयक
अयोग्यता कार्यवाही पर गोवा विधानसभा अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस के संबंध में हाल ही में 10वें अनुसूचित समाचार में है ना। तो इस तरह की चीजें हैं। 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम ने संसद के और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर एक जो है राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल बदल के आधार पर प्रदान किया गया है। तो इस तरह की चीजें ये हैं, तो आप देख लीजिएगा। 52वां संशोधन अधिनियम था 1985 का, और 10वीं आपकी ये अनुसूची होगी। अगला क्वेश्चन बना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 से। क्लियर है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 151 है, इसमें लेखा परीक्षा रिपोर्ट से जुड़ी बातें बताई गई है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, देखिए थोड़ी समझने वाली यहाँ पर बात रहेगी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जाती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल फिर ये रिपोर्टें जो होती है संसद और राज्य विधानमंडल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है ये नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स प्रोमोटर ऑफ सनातन, इस तरह से क्वेश्चन बना है। और वो विल बी द नेक्स्ट तत्ववेद, इस तरह से क्वेश्चन बना। तो आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या था क्या नहीं था, आप देखिएगा क्या क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है लोक कल्याणकारी राज्य से जुड़ा है। तो अनुच्छेद 38 और 39 जो है ये जुड़े हैं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 39 लोक कल्याणकारी राज्य से जुड़े हैं। इनके जरिए यह घोषित किया गया है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से, एनएचआरसी से। कल भी क्वेश्चन बना था, आज भी बना है। एनएचआरसी किस प्रकार का निकाय है? तो स्वायत्त निकाय आपका यहां से हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है और राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त निकाय है ना। और ये जो निकाय है मानव अधिकारों से जुड़े मामलों की जांच करते हैं और सरकार को परामर्श देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कवरत्ती किसका द्वीप है? तो ये लक्षद्वीप का हो जाएगा। कवरत्ती द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का मुख्यालय है। यह जो द्वीप है लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है दिवाली के 10 दिन बाद जैन धर्म का त्योहार मनाते हैं। तो पोष दशमी आती है बेसिकली दिवाली के 10 दिन बाद, है ना। पोष दशमी नाम का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार जैन कैलेंडर के मुताबिक पोष महीने के अंधेरे पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है ना। यह त्योहार जो है 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इनके जन्म कल्याण का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चिनहट का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच में यह लड़ा गया था। चिनहट की लड़ाई हुई थी 1857 को 30 जून 1857 को ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच में लड़ी गई थी। ये लड़ाई अवध के इस्माइलगंज में हुई थी और इस लड़ाई में विद्रोहियों की जीत हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर आधारित थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली थी। रोजगार, गरीबी उन्मूलन, न्याय पर आधारित थी। इस योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा के क्षेत्र में या रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गुरु ग्रंथ साहब किसके गुरु थे? है ना, गुरु ग्रंथ साहब किसके गुरु थे? तो ये सिखों के गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम और जीवित गुरु माना जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने साल 1708 में अपनी मौत से पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनके बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब आखिरी जो गुरु हैं ये बेसिकली होंगे। तो आपसे अगर क्वेश्चन बने कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, है ना, इस हिसाब से, तो अगर इस हिसाब से ऑप्शंस अगर आपको गुरु गोविंद सिंह दे और ये ना दे, है ना, तो गुरु गोविंद सिंह सही जवाब रहेगा। और अगर आपको गुरु ग्रंथ साहिब आपको दे रखा हो तो फिर यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये जो है इन्होंने घोषणा कर दी थी 1708 में, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने साल 1708 में अपनी मौत से पहले घोषणा कर दी थी कि उनके बाद में कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये आखिरी गुरु होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका नाम यूनेस्को है। इसकी 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी, कब हुई थी? तो 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है यहाँ पर यह आयोजित हुई थी। याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई थी। यह बैठक जो है पहली बार भारत में आयोजित की गई थी, इसलिए ये स्पेशल है ना। क्वेश्चन यहाँ से आपका बना है। तो गाइस जितने भी क्वेश्चन है लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने एक्यूरेट जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई थी, है ना, वैसा के वैसा ही कवर करवाया है। यहाँ से आपको 100% हमने जो चीजें थी वो सटीकता के साथ देने की कोशिश करी है। अब हम मैथ्स रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड आप कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ये हमारी RPF कांस्टेबल के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ के प्राइस पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये बाकी और भी अवेलेबल है, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है। और ये हमारी स्पेशल ई बुक है जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ में मिल जाएगी और 1500 से अधिक क्वेश्चन यहाँ से आप लेटेस्ट वाले कवर कर सकते हैं। चलिए मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स का पहला क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन हमें पूरा मिल चुका था। मैथ्स में एक था
21,500, हाँ 2,15,000 है ये इस तरह से। तो ये एग्जैक्ट डेटा उन्होंने जो बताया है, क्लियर है, देख लीजिएगा थोड़ा सा ये सही था या नहीं था, बाकी हम श्योर नहीं है उसको लेकर। ऐसे संख्या थी, है ना, तो ये भी श्योर नहीं है इसको लेकर। 17% डेट था और एक सही 1.5, है ना, 1.5 वर्ष टाइम दे रखा था। अर्धवार्षिक पूछा था इसमें, ये इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था ब्याज वाला, है ना। एक क्वेश्चन इस तरह से, 2 क्वेश्चन टाइप राशि दे रखी थी और 5% की कमी होती है तो राशि पूछी थी, इस तरह से क्वेश्चन था। आप इनका पैटर्न देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे गए, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन बना है, टाइम एंड वर्क से आपके 3 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन है, एवरेज से 3 क्वेश्चन है, परसेंटेज से 4 क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन नंबर से 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 3 क्वेश्चन बने हैं। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में गाइस आपका सीरीज से बने हैं 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन बने हैं, पजल सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन बने हैं, ब्लड रिलेशन से 2 है, डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है, रैंकिंग ऑर्डर से 1 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन है। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन आपके हैं, नंबर और अल्फाबेटिकल जो सीरीज है इससे 1 क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी से आपके 2 क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, मिरर एंड वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन है, इम्बेड फिगर से 1 क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और लगातार इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इन टॉपिक को आप पहले ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर किसी टॉपिक में आप वीक है तो हमने आपको जो टेस्ट सीरीज दे रखी है ना, इसमें पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज में पूरे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, PDF आपको मिलेगी। आप वहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से अपने जो टॉपिक भी वीक है उसको काफ़ी हद तक यहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं, काफ़ी हद तक अपना स्कोर यहाँ से आप जो है बढ़ा सकते हैं, अपने सक्सेस के चांसेस काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं इसकी मदद से। सिर्फ 49 रुपीज़ के प्राइस पर आपको मिल जाएगी, जहाँ पर ये एडवांस रहेगी आपके लिए, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। जो टॉपिक आपके आ रहे हैं लगातार वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और ये हमारी और भी अवेलेबल है, इनकी भी लिंक का डिस्क्रिप्शन में, जो कि ऑलरेडी हम आपको इनके बारे में बता चुके हैं, आप दोबारा से नहीं बताएंगे। गाइज अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको PDF भी मिल पाए प्रॉपर तरीके से, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लियर है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।